दोस्तों, जैसा आप सब जानते ही हो, हमने बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की कंप्लीट ऑडियो बुक चैप्टर्स में स्टार्ट की है। उसी सीरीज का आज चैप्टर 3 है, जिसका नाम है एक हल्के बटुए के 7 इलाज। आज हम अपने पर्स को भरने की इम्पोर्टेंट टेक्निक को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबीलोन की गरिमा बरकरार है। युगों बाद भी सबसे बेहतरीन खजानों से भरे एक अत्यंत समृद्ध शहर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा आज भी वैसी ही है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की समृद्धि इसके लोगों की बुद्धिमानी का परिणाम थी। उन्हें पहले सीखना पड़ा कि अमीर कैसे बना जाता है। जब भला राजा सारगन अपने शत्रुओं एलमाइट को हराकर बेबीलोन लौटा, तो उसके सामने एक गहन चुनौती थी। शाही चांसलर ने कुछ इस तरह इस समस्या को बताया। हमारे लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि रही, क्योंकि महाराज ने सिंचाई के लिए बड़े नहर और देवताओं के बड़े मंदिर बनाए। लेकिन इन कामों के पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं बचा है। मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, व्यापारियों के पास ग्राहकों की कमी है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले 2 चैप्टर नहीं सुने हैं तो एक बार उन्हें भी जरूर सुने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसान अपना सामान नहीं बेच पाते, लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त स्वर्ण नहीं है। लेकिन इन कामों पर खर्च किए जाने वाले स्वर्ण कहाँ गए? राजा ने पूछा। मुझे डर है कि, चांसलर ने कहा, यह शहर के कुछ सबसे अमीर लोगों की गिरफ्त में चला गया है। यह हमारे लोगों की उंगलियों से ऐसे फिसला जैसे बकरी का दूध बर्तन छलनी से फिसलता है। अब चूंकि स्वर्ण की धारा लगभग बंद हो चली है, हमारे अधिकतर लोगों के पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। तब उसने पूछा, कुछ लोगों ने इतना सारा सोना कैसे हथिया लिया? क्योंकि उन्हें इसका तरीका पता है। चांसलर ने कहा, आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि उसे सफल होने का तरीका मालूम है। न ही आप किसी इंसान से वे छीन सकते हैं जो उसने अच्छे तरीके से कमाया है, ताकि कमजोर इंसान को दिया जा सके। लेकिन राजा ने जानना चाहा, क्यों नहीं सारे लोग स्वर्ण कमाने और समृद्ध बनने का तरीका सीख सकते? संभव है महाराज, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? पुजारी तो सिखा नहीं सकते, क्योंकि वे खुद पैसा कमाने का तरीका नहीं जानते। हमारे शहर में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है? चांसलर, राजा ने पूछा। आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा संपत्ति किसने अर्जित की है? सही कहा मेरे समक्ष चांसलर, वह अर्कद है। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन राजा के आदेश अनुसार अर्कद को सामने लाया गया, जो अपनी उम्र के बावजूद स्वस्थ और जीवंत दिखता था। अर्कद, राजा ने पूछा, क्या यह सही है कि तुम बेबीलोन में सबसे अमीर इंसान हो? ऐसा कहा जाता है महाराज, और कोई इंसान इस पर आपत्ति नहीं करता। तुम इतने अमीर कैसे हो गए? इस शहर ने जो अवसर सबको दिए हैं, उनका लाभ उठाकर। तुमने सुनने से शुरुआत की थी, सिर्फ अमीर बनने की गहरी इच्छा थी, उसके अलावा कुछ नहीं। अर्कद, राजा बोलता गया, हमारा शहर बहुत बुरी अवस्था में है, क्योंकि कुछ ही लोग धन कमाना जानते हैं और उन्होंने इसे अपने एकाधिकार में कर लिया है, जबकि जनता ये नहीं जानती कि कमाए गए स्वर्ण का एक हिस्सा अपने पास कैसे रखा जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक
एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, इसलिए यह कई अमीर लोगों का शहर होना चाहिए। इसलिए हमें सभी लोगों को यह सिखाना चाहिए कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। अरकद, मुझे बताओ कि क्या पैसे कमाने का कोई रहस्य है? क्या ये सिखाया जा सकता है? यह व्यवहारिक है महाराज। जो एक इंसान जानता है वह दूसरों को भी सिखा सकता है। राजा की आंखें चमक उठी। अरकद, तुमने वह कहा जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में साथ दोगे? क्या तुम अपना ज्ञान कुछ शिक्षकों को सिखाओगे जो इसे दूसरों को सिखाएंगे, जब तक मेरे राज्य का हर इंसान इसे न सीख जाए? अरकद ने झुककर सलाम किया और कहा, मैं आपका सामान्य नौकर हूँ। जो भी ज्ञान मुझे है वह मैं खुशी खुशी राजा की प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दूंगा। कृपया अपने चांसलर से कहे कि वह 100 लोगों की कक्षा बनाए, जिन्हें मैं वे 7 इलाज सिखाऊंगा जिन्होंने मेरे बटुए को भारी किया, ताकि बेबीलोन में एक भी बटुआ खाली ना रहे। 15 दिन बाद राजा की आज्ञा अनुसार चुने हुए 100 लोग टेम्पल ऑफ लर्निंग में जमा हुए और एक आधे व्रत में रंगीन गोलों में बैठ गए। अरकद एक छोटे टेबल पर बैठा, जिससे एक पवित्र लैंप से एक अजीब खुशबूदार धुआं निकल रहा था। बेबीलोन के इस सबसे अमीर इंसान को देखो। अरकद के उठने पर एक छात्र ने अपने पड़ोसी को फुसफुसाकर कहा, वह भी हमारी तरह ही एक इंसान है। हमारे राजा के एक आज्ञाकारी सेवक होने के नाते अरकद ने कहना शुरू किया, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। चूंकि एक समय मैं एक ऐसा गरीब आदमी था जिसे स्वर्ण की बहुत इच्छा थी, और चूंकि मुझे वह ज्ञान मिला जिससे मैं स्वर्ण कमा सका। उनका कहना है कि मैं अपना ज्ञान आपसे बांट सकूं। मैंने अपना भाग्य बहुत साधारण स्तर से बनाना शुरू किया। मेरे साथ ऐसी कोई खास बात नहीं थी जो बेबीलोन के हर एक नागरिक के पास ना हो। मेरे खजाने का पहला गोदाम एक बटुआ था। मैं इसके खालीपन से परेशान रहता था। मैं चाहता था कि ये गोल और भारी बने और इससे स्वर्ण की खनक सुनाई दे। इसलिए मैंने एक खाली बटुए का इलाज खोजना शुरू किया। मुझे 7 इलाज मिले। मेरे सामने खड़े आप सभी लोगों को मैं एक खाली बटुए के 7 इलाज बताऊंगा, जो स्वर्ण चाहने वाले सभी लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको वे 7 इलाज बताऊंगा। जो ज्ञान मैं देना चाहता हूं उसे आप थोड़ा ध्यान से सुने, मेरे साथ बहस करें, इन पाठों को अच्छी तरह सीखें ताकि आप अपने बटुए में संपत्ति के बीज डाल सकें। सबसे पहले आप सभी को अपना भाग्य बनाने की समझदारी से शुरुआत करनी चाहिए। तब आप सक्षम होंगे और तभी आप दूसरों को सिखा सकेंगे। मैं आप सभी को वे सरल तरीके बताऊंगा जिनसे बटुआ भारी होता है। यह संपत्ति के मंदिर की ओर ले जाने वाला पहला कदम है और कोई भी इंसान ऊपर नहीं जा सकता जब तक पहले कदम पर अच्छी तरह पैर न जमा ले। अब हम पहले इलाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से अब पहला इलाज शुरू हो चुका है। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। अरकद ने दूसरी पंक्ति में एक विचार मगन इंसान को पुकारा, मेरे दोस्त, तुम कौन सा काम करते हो? मैं, उसने जवाब दिया, एक स्क्राइब हूँ और मिट्टी के टैबलेट पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यही काम करके पहले तांबे के सिक्के कमाए थे, इसलिए तुम्हारे पास भी भाग्य बनाने का वही अवसर है। फिर उसने दूर बैठे
एक लाल चेहरे वाले इंसान से कहा, आप बताएं कि आप अपनी रोटी कैसे कमाते हैं। मैं, उस आदमी ने कहा, एक कसाई हूँ। मैं किसानों से बकरियां खरीदकर उन्हें मारता हूँ और उनका मांस गृहिणियों को और उनकी चमड़ी मोचियों को बेचता हूँ। क्योंकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, आपके पास भी सफलता के वही मौके हैं जो मेरे पास थे। इस तरह से अरकद ने जाना कि वहां बैठा हर इंसान कैसे पैसे कमाता है। जब उसके सवाल खत्म हो गए तो उसने कहा, अब मेरे बच्चों, आप सबने देखा कि कई व्यापार हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। कमाने का हर तरीका स्वर्ण की एक धारा है जिससे काम करने वाला एक हिस्सा अपने बटुए में रख सकता है। इसलिए आप सभी के बटुए में आपकी क्षमता के अनुसार सिक्कों की छोटी या बड़ी धारा होती है। सच है ना? इस बात पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अरकद ने कहा, अगर आप सभी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो क्या यह समझदारी की बात नहीं होगी कि आपके पास पैसों का जो स्रोत है उसका उपयोग किया जाए। इस पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अरकद एक विनम्र आदमी की ओर मुड़ा जो अंडों का व्यापारी था। अगर आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? कुछ समय बाद यह भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन मैं जितने अंडे निकालता हूँ उससे एक अंडा ज्यादा डालता हूँ। अरकद क्लास की ओर मुस्कुराकर मुड़ा। क्या किसी आदमी का बटुआ हल्का है? पहले वे असमंजस में दिखे, फिर वे मुस्कुराए। अंत में उन्होंने हंसते हुए अपने बटुओं की ओर इशारा किया। ठीक है, वह बोलता गया। अब मैं आप सभी को हल्के बटुए का पहला इलाज बताऊंगा। वही करें जो मैंने अंडे के व्यापारी से कहा है। अपने बटुए में जब भी 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 सिक्के निकालें। आपका बटुआ भारी होना शुरू होगा और इसका बढ़ता भार आपके हाथ को अच्छा महसूस कराएगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। जो मैं कह रहा हूँ उसकी सरलता के कारण उसे अनदेखा ना करें। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी संपत्ति कैसे बनाई। यह मेरी शुरुआत थी। मेरा भी बटुआ हल्का था और मैं इसे गाली देता था क्योंकि मेरे पास अपनी इच्छाएं पूरी करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब मैं अपने बटुए से सिर्फ 10 का 9वां हिस्सा निकालने लगा तो ये बढ़ने लगा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब मैं एक अजीब सा सच बताऊंगा जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। जब मैं अपनी आमदनी का सिर्फ 90% खर्च करने लगा, मेरा उतने में अच्छे से काम चलने लगा। मेरे पास पहले से कमी नहीं थी, साथ ही मेरे पास सिक्के और आसानी से आने लगे। निश्चित ही यह देवताओं का नियम है कि जिसने सारा पैसा खर्च ना करके एक हिस्सा अपने पास बचाया उसके पास स्वर्ण आसानी से आता है। ठीक उसी तरह एक खाली बटुए में सोना आने से कतराता है। आप में किस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा है? क्या आप हर रोज किसी आभूषण, किसी सुंदर चीज, बेहतर चीजों, ज्यादा भोजन में ये चीजें खर्च करना चाहते हैं जो तुरंत चली जाती हैं और भूल जाती है? या फिर आप अच्छी जायदाद, स्वर्ण, जमीन, मवेशी, सामान और आमदनी लाने वाले निवेश चाहते हैं? बटुए से निकाले जाने वाले सिक्के पहली चीज लाते हैं। जिन सिक्कों को आप बटुओं में छोड़ देते हैं वे दूसरी चीज लाते हैं। मेरे छात्रों, यह हल्के बटुए का पहला इलाज है जो मैंने खोजा। बटुए में अगर 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 खर्च करें। इस पर आपस में बहस करें। अगर किसी आदमी को यह गलत लगता है तो मुझे कल बताएं जब हम मिलेंगे।
अब बात करते हैं अपने दूसरे इलाज की, जिसका नाम है अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। मेरे कुछ छात्रों ने मुझसे यह पूछा है, एक आदमी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कैसे बचा सकता है जब उसके खर्च के लिए सारी कमाई पूरी नहीं पड़ रही हो। इसलिए अरकद ने अपने छात्रों से दूसरे दिन बात शुरू की। कल कितने लोगों ने हल्का बटुआ साथ रखा? हम सभी ने, क्लास ने जवाब दिया। तब भी सारे लोग एक जैसा नहीं कमाते। कुछ लोग बाकियों से ज्यादा कमाते हैं, कुछ के परिवार ज्यादा बड़े हैं, तब भी सारे बटुए बराबर हल्के हैं। अब मैं आपको लोगों के बारे में एक अजीब सा सच बताऊंगा। वह यह है, हमारे जरूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाएंगे अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। जरूरी खर्चों को अपनी इच्छाओं से न मिलाएं। आप सभी के पास अपने परिवारों के साथ आमदनी से ज्यादा इच्छाएं हैं, इसीलिए आपकी कमाई उन इच्छाओं को पूरा करने में हमेशा खर्च होती रहेगी। तब भी आपकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। सभी इंसान क्षमता से ज्यादा इच्छाओं से भरे हुए हैं। मैं अपनी संपत्ति के कारण अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। यह गलत सोच है। मेरे समय की सीमा है, मेरी क्षमता की सीमा है। मैं जितनी दूरी तय कर सकता हूँ इसकी भी सीमा है। जितना मैं खा सकता हूँ उसकी सीमा है। मैं जितना आनंद उठा सकता हूँ उसकी सीमा है। मैं आपसे कहता हूँ कि खेतों में फूस तभी उगती है जब उनकी जड़ों के लिए किसान जमीन छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह इच्छाएं तभी पैदा होती हैं जब उनके पूरे होने की आशा हो। आपकी इच्छाएं कई हैं, लेकिन उनमें कुछ ही पूरी हो सकती है। अपने रहने के तरीकों को अच्छी तरह से देखें। आपको कई ऐसे खर्च मिलेंगे जिन्हें कम किया जा सकता है, या यूं कहिए हटाया जा सकता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि खर्च किए हर सिक्के का आपको 100% लाभ मिले। इसलिए अपने टैबलेट पर हर उस चीज का नाम लिखें जिस पर आप खर्च करना चाहते हैं। केवल उन्हीं को चुनें जो जरूरी हैं और जिनको आप आमदनी के 90% में खरीद सकते हैं। बाकियों को काट दें और उन्हें उन इच्छाओं में रखें जिनको पूरा करने की जरूरत नहीं है और जिन पर पछतावा नहीं होना चाहिए। फिर अपने जरूरी खर्चों का बजट बनाएं। उस 10वें हिस्से को न छुएं जो आपके बटुए को भारी बना रहे हैं। अपने बजट के साथ काम करते रहें और अपनी मदद के लिए बदलाव करते रहें। अपने भारी बटुए को बचाने के लिए इसे पहला सहायक बना लें। तब लाल और स्वर्ण के रंग का चोंगा पहने हुए एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं जिंदगी की अच्छी चीजों का आनंद उठाने का मेरा अधिकार है। इसलिए मैं उस बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ जो यह बताता है कि मुझे कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है यह मेरा आनंद छीन लेगा और मुझे बोझ ढोने वाला गधा बना डालेगा। इस पर अरकद ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, तब कौन आपका बजट बनाएगा? मैं इसे खुद बनाऊंगा, विरोधी इंसान ने कहा। तब इस मामले में क्या गधा अपने बोझ में आभूषण और सोने की प्लेटें डालेगा? बिल्कुल नहीं। वह घास, अन्न और पानी डालेगा ताकि रेगिस्तान के सफर में काम आए। बजट का लक्ष्य आपके बटुए को मोटा करना है। इसका काम है आपकी जरूरतों को पूरा करना और जहां तक हो सके आपकी इच्छाओं को पूरा करना। इसका काम है आपकी गहरी इच्छाओं को आपकी हल्की इच्छाओं से अलग रखना। एक गुफा में रोशनी की तरह आपका बजट आपके बटुए के छेदों को दिखाता है
और सही एवं जरूरी चीजों के लिए आपके खर्चों को नियंत्रित करता है। यह आपके हल्के बटुए का दूसरा इलाज है। अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि आपके पास जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हो। अपनी आमदनी के 90% हिस्से से आनंद उठाने और जरूरी इच्छाओं को पूरा करने की गुंजाइश हो। अब बात करते हैं अपने अगले इलाज की, जो है तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण को बढ़ाए। देखिए, आपका बटुआ भारी होता जा रहा है। आपने अपने आप में इतना अनुशासन डाल लिया है कि आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बचा सकें। आपने खर्चों को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपका खजाना बढ़ता जाए। अब हम आपको बताएंगे कि अपने खजाने को कैसे काम पर लगाया जाए ताकि वह बढ़ता रहे। बटुए में रखा स्वर्ण दिल को खुश करता है और कंजूस को खुशी देता है, पर कुछ कमाता नहीं है। जो स्वर्ण हम अपनी कमाई से बचाते हैं वह तो सिर्फ शुरुआत है। इसकी कमाई से ही आप संपत्ति खड़ी करेंगे। अरकद ने ये बात तीसरे दिन क्लास को कही। फिर हम कैसे अपने स्वर्ण को काम पर डाल सकते हैं। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यशाली था, मैंने उसे खो दिया। मेरा पहला लाभदायक निवेश एक कर्ज था जो मैंने शील्ड बनाने वाले अगर को दिया था। हर साल वह भारी मात्रा में तांबा समुद्र के पार से खरीदता था ताकि व्यापार में डाल सके। व्यापारियों को देने के लिए पर्याप्त पैसों के अभाव में वह उनसे उधार लेता था। जिनके पास अतिरिक्त सिक्के हो वह सम्माननीय इंसान था। वह उधार चुकाता था, साथ ही अच्छा किराया देता था जब उसके शील्ड बिक जाते थे। जब भी मैंने उसे उधार दिया, मैंने किराए के पैसे वापस उसे उधार में दे दिए। इसलिए न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ी बल्कि मेरी कमाई भी बढ़ती गई। सबसे ज्यादा खुशी होती थी जब ये कमाई मेरे बटुए में आती थी। मेरे छात्रों, मैं कह रहा हूँ कि इंसान की संपत्ति उसके बटुए के सिक्कों में नहीं है, वे उस आमदनी में है जो उसने बनाई है। स्वर्ण की उस धारा में है जो उसके पर्स में आती है और उसे भारी बनाती जाती है। यही हर इंसान चाहता है। यही वह चीज है जिसे हर इंसान चाहता है। एक आमदनी जो आती जाती है, भले आप काम करें या ना करें। मैंने बड़ी आमदनी बनाई है, इतनी बड़ी कि मैं एक बहुत अमीर आदमी कहलाता हूँ। इस अनुभव से लाभ उठाकर मैंने अपने उधार और निवेशों को बढ़ाया। जैसे जैसे मेरी पूंजी बढ़ती गई, शुरुआत के कुछ स्रोतों से और बाद के ढेर सारे स्रोतों से मेरे बटुए में स्वर्ण की एक धारा आती गई जो मेरे अच्छे इस्तेमालों के लिए उपलब्ध थी। देखिए, अपनी साधारण कमाई से मैंने स्वर्ण के गुलामों की फौज तैयार कर ली जो मेहनत करके मेरे लिए और भी स्वर्ण कमा रहे थे। जैसे जैसे वे मेहनत करते गए, उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे और उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे, जब तक मेरी आमदनी काफी बड़ी नहीं हो गई। इस आमदनी से स्वर्ण तेजी से बढ़ता गया, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, चांदी के 3 सिक्के लेकर सूदखोर के पास गया और उसे किराए पर रखने को कहा जब तक उसका बच्चा 20 साल का न हो जाए। यह काम सूदखोर ने किया और उसने कहा कि हर 4 साल का किराया इसका चौथाई मूल्य होगा। किसान ने कहा, चूंकि ये पैसा उसने अपने बच्चे के लिए रख छोड़ा था, इसलिए किराए को मूल रकम में जोड़ दिया जाए। जब वह लड़का 20 साल का हो गया, किसान वापस सूदखोर के पास चांदी के बारे में पूछने गया। सूदखोर ने बताया, चूंकि उसका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ा था, इसलिए चांदी के वे 10 सिक्के 31.5 सिक्कों में बदल गए थे। किसान काफी खुश हुआ और चूंकि बेटे को सिक्कों की जरूरत नहीं थी,
वो उन्हें सूदखोर के पास छोड़ गया। जब बेटा 50 साल का हो गया, उसका पिता चल बसा। सूदखोर ने उसे 167 सिक्के वापस दिए। इस तरह वे निवेश किराए के कारण 17 गुना बड़ा हो गया। इसलिए यह एक हल्के बटवे का तीसरा इलाज है। अपने हर सिक्के को काम पर लगाएं ताकि खेतों की फसलों की तरह वे आप तक आमदनी लाएं। संपत्ति की एक धारा पैदा करें जो आपके बटवे तक आए। अब बात करते हैं अपने अगले इलाज की, जो है चौथा इलाज। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। दुर्भाग्य एक चमकते निशान को पसंद करता है। इंसान के बटवे के स्वर्ण की रक्षा पूरी ताकत से होनी चाहिए, नहीं तो यह खो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप पहले छोटी मात्रा की रक्षा करना सीखें ताकि देवता आपको बड़ी मात्रा दे सके। इस तरह अर्कद ने चौथे दिन कलाश को अपनी बात बताई। स्वर्ण का हर एक मालिक कई बार उन अवसरों की ओर ललचा जाता है जिनसे लगता है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर ढेर सारा कमा सकता है। अक्सर दोस्त और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में जा रहे होते हैं और उसे भी उकसाते हैं। निवेश का पहला सिद्धांत है कि मूलधन की रक्षा हो। क्या बड़े कमाई की ओर आकर्षित होना सही है जब मूलधन ही खो जाए? मुझे नहीं लगता। इस खतरे की सजा बड़ा नुकसान है। ध्यान से पढ़ें। अपने खजाने को देने से पहले हर उस चीज को जो कहे कि इसे वापस पाया जा सकता है। जल्दी पैसा बनाने के अपने रूमानी ख्यालों से सावधान रहें। किसी को भी उधार देने से पहले यह देख लें कि वह इंसान इसे लौटा सकता है या नहीं, ताकि आप उसे अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे उपहार में न दे डालें। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले यह देख लें कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। मेरा अपना पहला निवेश एक दुखद घटना साबित हुआ। मैंने 1 साल की बचत अजमूर नाम के ईंट बनाने वाले को दे दी, जो समुद्र की यात्रा कर रहा था और उसने फोनीशियन के आभूषण लाने का वादा किया था। वे इन्हें लौटकर बेचता और हम इसके लाभ को बांट लेते। फोनीशियन धोखेबाज थे और उन्होंने उसे शीशे बेच डाले। मेरा खजाना खो गया। आज मेरा प्रशिक्षण यह मुझे बताता है कि ईंट बनाने वाले को आभूषण बेचना कितनी बड़ी गलती है। इसलिए मैं अपने अनुभव से आए ज्ञान से सलाह देता हूं। अपने खजाने को निवेश में बर्बाद होने के मामले में अपनी बुद्धिमानी पर ज्यादा विश्वास न रखें। बेहतर होगा कि पैसे से लाभ कमाने वालों से संपर्क करें। इस तरह की सलाह मुफ्त में मिल जाती है और इसकी कीमत निवेश में लगाए गए सोने के बराबर होती है। सच में इसका मूल्य नुकसान से बचाने में इतना ज्यादा है, तो यह हल्के बटवे का तीसरा इलाज है और इसका काफी महत्व है, क्योंकि ये बटवे को एक बार भरने के बाद खाली होने से बचाता है। अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहां पैसे लगाएं जहां मूलधन सुरक्षित हो और इसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सके और इससे आप अच्छा किराया निकाल सकें। समझदार लोगों से संपर्क करें। स्वर्ण से लाभ कमाने वालों से सलाह लें। उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपने खजाने को असुरक्षित निवेशों से बचाने में अवश्य करें। अब बात करते हैं अपने अगले इलाज की, जो है 5वां इलाज, जिसका नाम है अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके, तो उसका खजाना तेजी से बढ़ेगा। ऐसा अर्कद ने 5वें पार्ट में क्लास को कहा। बेबीलोन के कई लोग अपने परिवार को गलत आवासों में
रखते हैं। वे अपने मकान मालिकों को उन कमरों के लिए काफी किराया देते हैं जहां उनकी पत्नियां अच्छे से रह ही नहीं पाती और जहां उनके बच्चे गंदी गलियों के अलावा कहीं खेल नहीं पाते। किसी भी इंसान का परिवार जीवन का आनंद नहीं उठा सकता अगर बच्चों को साफ धरती पर खेलने की जगह ही ना मिले और उनकी पत्नियां परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं उगा सके। एक इंसान के दिल को खुशी मिलती है जब वह अपने पेड़ों के फल खाता है और अपने अंगूर के बगीचों की शराब पीता है। अपनी जगह का होना और गर्व के साथ उसकी देखभाल करना, यह उसके दिल में विश्वास लाता है और काम में ऊर्जा लाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर इंसान को अपनी छत का मालिक होना चाहिए। हर एक अच्छी नियत वाला इंसान अपने घर का मालिक बन सकता है। क्या हमारे महान राजा ने बेबीलोन की दीवारें नहीं फैलाई हैं ताकि उनके अंदर काफी जमीन खाली पड़ी है जिसे अच्छी कीमत पर खरीदा जा सकता है। मेरे छात्रों, मैं यह भी कहता हूँ कि उधार देने वाले उन लोगों की इच्छाओं की इज्जत करते हैं जो अपने परिवारों के लिए घर और जमीन चाहते हैं। आप ईंट बनाने वालों और घर बनाने वालों को भुगतान करने के लिए पैसे कर्ज पर ले सकते हैं अगर आप यह दिखा सकें कि आपने इस काम के लिए खुद भी अपनी तरफ से अच्छे पैसे लगाए हैं। तब जब घर बन चुका हो, आप उधार देने वाले को उसी तरह से पैसे दे सकते हैं जैसे आप अपने मकान मालिक को दे रहे थे, क्योंकि हर भुगतान आपके उधार के पैसे को कम करेगा। कुछ सालों में आपका उधार चुकता हो जाएगा। तब आपके दिल को खुशी होगी जब आपके पास अपनी संपत्ति होगी और आपको सिर्फ राजा का टैक्स चुकाना होगा। साथ ही जब भी आपकी पत्नी नदी में कपड़े धोने जाए तो लौटते समय वह उगती चीजों पर डालने के लिए अच्छा खासा पानी लेते आएगी। इस तरह अपने मकान वाले को तरह तरह के आशीर्वाद मिलते हैं और इससे उसका रहने का खर्च कम होगा और वह अपने पैसे का इस्तेमाल अपने आनंद और इच्छाओं की पूर्ति में लगा सकेगा। इसलिए यह हल्के बटवे का तीसरा इलाज है, आपका अपना मकान अवश्य हो। अब बात करते हैं अपने अगले इलाज की, जो कि है छठा इलाज, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर उसे भगवान समय से पहले ना बुला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उसके साथ ना रहे। यह पाठ आपकी तब सहायता करेगा जब आप कमाने के कम लायक बचे हो। अर्कद ने छठे दिन अपनी क्लास को संबोधित किया। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों की समझ के कारण एक बढ़ती आमदनी विकसित कर ली हो, उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिनसे उसे आने वाले सालों में सुरक्षा मिलती रहे और वे तब भी उपलब्ध हो जब उसके द्वारा अनुमान किया हुआ समय आ जाए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वह एक छुपाने वाली जगह में अपना खजाना गाड़ सकता है, लेकिन वह कितनी ही समझदारी से क्यों ना खजाना छुपा ले, ये चोरों से नहीं बच सकता। इसलिए मैं इस प्लान की अनुशंसा नहीं करता। एक इंसान इस लक्ष्य को पाने के लिए घर और जमीन खरीद सकता है अगर वह इनकी भविष्य में उपयोगिता और कीमत पर ध्यान दे, तो उनकी कीमत हमेशा बनी रहेगी और उनसे होने वाली आमदनी और बिक्री से उसका काम हो जाएगा। एक इंसान किसी कर्जदाता को थोड़े पैसे दे सकता है और इसे समान अंतराल पर बढ़ा सकता है। इस पैसे से
आने वाले किराए से है बढ़ता जाएगा। मैं अनसन नाम के मोची को जानता हूँ, जिसने मुझे बताया कि 8 साल तक हर सप्ताह वह चांदी के 2 सिक्के एक कर्जदाता के पास जमा कराता था। कर्जदाता ने उसे जो पैसे लौटाए उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। हर 4 साल में कीमत का चौथाई हिस्सा बढ़ने की दर से उसकी जमा राशि बढ़कर 1040 चांदी के सिक्कों में बदल गई थी। मैंने उसे अपने अंकों का ज्ञान दिखाते हुए बताया कि अगर वह 12 साल और रुकता और हर सप्ताह 2 सिक्के जमा कराता रहता तो कर्जदाता उसे 4000 सिक्के लौटाता, जो उसकी जिंदगी भर के लिए काम आते। निश्चित ही जब नियम के साथ इतनी छोटी जमा राशि इतना लाभ दे सकती है, तब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बुढ़ापे के लिए और अपने परिवार के लिए एक खजाना न बनाकर रखना चाहे, भले ही उसका बिजनेस और निवेश कितना समृद्ध क्यों ना हो। मैं इस बारे में और भी कहना चाहूंगा। मेरे दिमाग में ये विश्वास है कि किसी दिन बुद्धिमान लोग मृत्यु का भी बीमा कराएंगे। जब एक इंसान थोड़े पैसे नियमित रूप से जमा कराएगा और उसके मरने के बाद उसके परिवार को एक अच्छी राशि मिलेगी। मुझे लगता है इसकी काफी जरूरत है और मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ, लेकिन ये आज संभव नहीं है क्योंकि इसे किसी इंसान और उसके पार्टनर की जिंदगी के बाद भी काम करना होगा। इसे राजा की गद्दी की तरह स्थायी होना होगा। किसी दिन मुझे लगता है ऐसी योजना बनाएगा और ये कई इंसानों को लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि एक छोटा सा पहला भुगतान भी उस इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए सौभाग्य जैसा काम करेगा। लेकिन चूंकि हम आज में रहते हैं, आने वाले दिनों में नहीं, इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं सारे व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ कि वे अपने तरीकों के अच्छे और सोचे समझे इस्तेमाल से अपने आगे वाले दिनों के लिए बटवे को भारी करें, क्योंकि एक हल्के बटवे वाले इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इसलिए एक हल्के बटवे का छठा इलाज है। अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम करें। अब बात करते हैं अपने आखिरी इलाज की, जो है 7वां इलाज, जिसका नाम है अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। मेरे छात्रों, आज मैं आप लोगों को हल्के बटवे का एक सबसे बड़ा इलाज बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे स्वर्ण के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आपके बारे में बात करूंगा। आप सभी लोग जो तरह तरह के रंगों के चोंगों में यहाँ बैठे हैं, मैं दिमाग में बसने वाली उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपकी सफलता के पक्ष और विपक्ष में काम करती है। इस तरह अर्कद ने 7वें दिन अपनी क्लास को संबोधित किया। कुछ दिनों पहले एक युवा आदमी कर्ज लेने आया। जब मैंने इसकी जरूरत के बारे में पूछा तो उसने शिकायत की कि उसकी कमाई उसके खर्चों के लिए काफी नहीं थी। उसके बाद मैंने उसे बताया कि ऐसे मामले में वह कर्जदाता के लिए अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। युवक, तुम्हें जरूरत है। मैंने उसे बताया कि तुम ज्यादा पैसे कमाओ। तुम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते हो? मैं यही कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में मैं अपने मालिक के पास वेतन बढ़ाने के लिए 2 बार जा चुका हूँ, पर कोई सफलता नहीं मिली। इससे ज्यादा कोई आदमी नहीं जा सकता। हम उसके सीधेपन पर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उसके पास अपनी आमदनी बढ़ाने की एक खास काबिलियत थी। उसके अंदर पैसे कमाने की गहरी इच्छा थी, एक मजबूत इच्छा। सफलता के पहले इच्छा का होना जरूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं कमजोर चाह होती है।
अमीर होने की चाह रखने से कोई लाभ नहीं होता। सोने के 5 सिक्कों के होने की इच्छा एक स्पष्ट इच्छा है जो पूरी हो सकती है। जब उसने 5 सोने के सिक्कों की इच्छा के पीछे लक्ष्य की प्रतिबद्धता को जोड़ लिया, तब वह इसी तरह से 10 सिक्के और फिर 20 सिक्के और फिर 1000 सिक्के पा सकता है और अमीर बन सकता है। इसी तरीके से संपत्ति अर्जित की जाती है, पहले छोटी राशि में, फिर बड़ी राशि में। जैसे जैसे इंसान सीखता है और काबिल होता जाता है। इच्छाएं सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वह अपना ही नुकसान कर बैठेंगी अगर संख्या में कई होंगी, आपस में जटिल होंगी और इंसान की काबिलियत के बाहर होगी। जैसे इंसान मांगने की क्षमता में दक्ष होता जाता है, वैसे ही उसकी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उन दिनों जब मैं तांबे के कुछ सिक्कों के लिए स्क्राइब का मामूली काम कर रहा था, मैंने देखा कि कुछ लोग मुझसे ज्यादा काम करते हैं और मुझसे ज्यादा कमाते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं भी सबसे ज्यादा कमाऊंगा। बहुत जल्दी मैं जान गया कि उनकी सफलता का राज क्या है। काम में ज्यादा अरुचि होने पर, काम पर ज्यादा फोकस होने पर, कोशिश में ज्यादा लगन होने पर मैंने देखा कि मैं अधिकतर लोगों से ज्यादा टैबलेट पर लिखने लगा। मेरी बढ़ती दक्षता पर मुझे पुरस्कार मिले और मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, हम उतना ज्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है, उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे वह औजार सीखने चाहिए जिनसे वह ज्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है, उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है, उसे बेहतर सामान कम दामों पर खरीदना चाहिए। हमेशा लोगों के काम बदलते हैं और बेहतर होते हैं, क्योंकि तेज बुद्धि वाले लोग उनकी बेहतर सेवा करना चाहते हैं जिनसे उन्हें पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे तरक्की की अगली कतार में खड़े हों और स्थिर ना रहें, क्योंकि तब वे पीछे छूट जाएंगे। अच्छे अनुभवों से कई चीजें आती हैं जो इंसान की जिंदगी को अमीर बनाती हैं। इस तरह की चीजें एक इंसान को करनी चाहिए। अगर वह खुद की इज्जत करता है तो उसे अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी अपनी क्षमता के अनुसार चुकाना चाहिए और वे चीज नहीं खरीदनी चाहिए जो उसकी आमदनी के बाहर हो। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छा सोचें और बोलें। उसे अपनी वसीयत बनानी चाहिए ताकि ऊपर से बुलावा आने पर उसकी संपत्ति का ठीक से बंटवारा हो सके। उसमें उन लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए जो घायल हैं और हादसे का शिकार हैं, और उसे उन सीमा में रहकर मदद करनी चाहिए। उसे अपने लोगों के लिए वे चीजें करनी चाहिए जो उचित है। इसलिए हल्के बटवे का 7वां और आखिरी इलाज है कि वह अपनी क्षमता बढ़ाए, ज्यादा बुद्धिमान बने और अपने सम्मान के लायक काम करे। इस तरह वह आत्मविश्वास पा सकेगा जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। ये हल्के बटवे के 7 इलाज हैं जो मैंने अपने लंबे और सफल जीवन से आए अनुभव से सीखे हैं और मैं धन की इच्छा रखने वाले सभी लोगों से बांटना चाहता हूँ। मेरे छात्रों, बेबीलोन में आपके सपनों से ज्यादा सोना है। यहाँ सबके लिए प्रचुर धन है। आगे बढ़ें और इन चीजों का अभ्यास करें ताकि आप प्रगति करें और समृद्ध बने जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सिद्धांतों को महाराज के हर नागरिक को सिखाएं ताकि वे इस शहर की समृद्धि बढ़ाने में मदद कर सके। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। अगली ऑडियो बुक में हम चैप्टर 4 की बात करेंगे जिसका नाम है सौभाग्य की देवी से मिले।